अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 7 अप्रैल 2022 रोज़ जुमेरात सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज के दिन की बड़ी गहमा गहमी रहेगी। बज़ाहिर लगता ये है कि आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर आखिरी दिन होगा समाअत का। इसमें आर्गूमेंट्स अपने कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के जो आर्गूमेंट्स हैं ना, वो टेबल को टर्न कर देंगे। मैं अभी तो आज के दिन आप हियरिंग देखेंगे ना, मैं वक्त से पहले बता देता हूँ आपको रिजल्ट क्या निकलना है। स्पीकर की रूलिंग और आर्टिकल 95 की इंटरप्रिटेशन, ये अब चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे जाती है, वापस उसी स्टेज पे जाती है या नहीं, वो आप फैसला देख लेंगे। इन फैसला गैर मुतवक्को होगा और इलेक्शन का प्रोसेस आगे चलता है या नहीं। और मैं उसमें बता चुका हूँ आपको कि इलेक्शन ये हुकूमतों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं अपोजिशन वाले, आके ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सारा इन्होंने तिया पांचा करना है। फिर उन्होंने नैब के कानून में तरामीम, इलेक्शन एक्ट में अपनी मर्ज़ा की तरामीम, EVM ख़त्म करना है सारा इन्होंने। इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं उनकी तैनाती, ये काम करेंगे। और ISI महकमे को इंटीरियर के ज़रिए चलाने की पूरी साजिश है इनकी। और जब भी इन्होंने केयर टेकर सेटअप बनाना है तो अपनी मर्ज़ी का वो सेटअप सारा बनाएंगे। ये है बुनियादी एजेंडा। और वो सबक सिखाना चाहते हैं इमरान खान को। इमरान खान खड़ा है, रब की मदद सामने आल है। और ये जो कंस्पिरेसी की बात हो रही है ना, उसमें हकायक है। ये बैकग्राउंड पे आपको चल रहा है। फरवरी 17, 2022 अंसार अब्बासी का कॉलम है, सियासतदान फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। चंद रोज़ कबल, यानी 17 फरवरी को छपाया है, उससे चंद रोज़ कबल मेरी अपोजिशन के एक अहम रहनुमा से बात हुई। अहम इस लिहाज से कि वो बहुत कुछ जानता है, मसलन क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, अदम एतमाद की क्या कहानी है, वगैरह वगैरह। इससे बात करके मुझे अफसोस हुआ और ऐसा लगा जैसे सियासतदान एक बार फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में इक़्तिदार में आए, लेकिन अब अपोजिशन इमरान खान को निकालना चाहती है, तो भी अपने ज़ोर बाजू की बजाय सहारों के लिए तरस रही। ये पाकिस्तान की सियासत का वो अलमिया है जिसे बुरा समझते हैं, जिसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम सियासतदानों की बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेने लगते हैं। और यूँ हम ना खुद सुधरते हैं, ना सिस्टम को सुधारने का मौका देते हैं। इमरान खान अगर गलत तरीके से इक़्तिदार में आए तो निकालने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन के पास गिनती पूरी नहीं तो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में लाने का ऐलान क्यों किया? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मुझे बताया गया कि PP और PDM को जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उसके लिए आज भी उनका भरोसा अपने ज़ोर बाजू पर नहीं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल नासिर ज़रदारी इन चंद लोगों में शामिल हैं जिनके खेल के जुज़ियात के बारे में आगाही है, इनको सब पता है, लेकिन वो इस मुमकिन ग्रेटर गेम के बारे में ला लेना जो हमारे साथ हमारे ही मुल्क में खेली जानी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस ग्रेटर गेम के लिए अपोजिशन इस्तेमाल हो रही है और हो सकता है PP और PDM को वो हासिल ना हो जिसकी वो तवक्को लगाए बैठे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे खेल का हिस्सा बनने से अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सियासतदान इस्तेमाल हो गए। ज़रदारी साहब के बारे में आगे लिखा हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में लिखा है और आगे बाकी चीज़ों के हवाले से लिख रहा है। और यहाँ आगे वो लिखते हैं, मुझे ये बताया गया जो कुछ हो रहा है, जो असल खेल है, उसके बारे में अपोजिशन के चंद ही लोगों को इल्म है कि यह अहम पोजीशन है, ना कोई मालूम नहीं कि क्या खेल खेला जा रहा है और ये किस चीज़ ने एकदम से शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल को बहुत फाल कर दिया। कुछ ही रोज़ में सब के आपस में और हुकूमती इत्तेहादियों से मीटिंगें हो गई। अब ये सारा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रेटर प्लान है। यहाँ चूँकि आज कोर्ट में आखिरी हेयरिंग है, मैं चाहूँगा शायद ये हेयरिंग आप लोग समझ जाए और वहाँ तक पहुँच जाए। और मैंने वजह बताई थी आपको
कि तहरीक अदम एतमाद अगर लानी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। आर्टिकल 95 बैकग्राउंड पे चल रहा है, 20% लोग लाएंगे तो और वज़ीर आज़म को उतारा जा सकता है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म का लिबास पसंद नहीं, या वज़ीर आज़म का उठना बैठना पसंद नहीं, या वज़ीर आज़म फ़ंड नहीं देते, तो क्या इन बुनियादों पे उतारा जाएगा? ये ग्रेटर गेम है मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से। उसमें जो मरकज़ी किरदार था हुसैन हक़ानी, अब नवाज शरीफ की 3 मार्च से मुलाकात होती है, मरकज़ी किरदार हुसैन हक़ानी। 7 को लेटर गेट स्कैंडल आता है, आपके सामने लेटर गेट आता है, और 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है। और यहाँ मैं बाद में बताता हूँ आपको कि रिक्विजिशन जमा कराई थी इजलास बुलाने की आर्टिकल 54 के तहत 14 दिन के अंदर अंदर, साथ ही तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी गई। अब तहरीक अदम एतमाद फिज़िकली फ़ाइल नहीं हुई है, ये जब असम्बली का इजलास होगा तब फाइल होगी। रूल 36, 37, 38 और 95 बैकग्राउंड पे चल रहा है। और ये मैं कहता रहा, बार बार कहता रहा कि उसी दिन टेक्निकल बुनियादों पर इसको खारिज कर दें और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है तो कर दें, लेकिन उस दिन लीव दे देगी, इजाज़त। अब इजाज़त भैया अगर वोटिंग ही होनी है तो इजाज़त क्यों लिखा है रूल्स के अंदर? और पंजाब असम्बली के रूल जब आपके साथ में आगे चलाऊंगा तो फ़र्क बताऊंगा, वहाँ इजाज़त की बात नहीं है, ये सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर इजाज़त की बात है। फिर डिबेट की बात भी है यहाँ पर, वहाँ नहीं है। तो यानी तब डिबेट क्यों नहीं है ज़रा, ताकि वजूहात बताएं किस बुनियाद पर आप। ऐसी तो कोई वजूह सामने आई ही नहीं कि सिर्फ अपने बंदे तोड़ के इकट्ठे कर लेना, आर्टिकल 63A की वायलेशन हो जाना और आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गिरा दिया जाए। ये कब से शुरू कर दिया हम लोगों ने? हाल यहाँ हो रहा है ग्रेटर गेम आप लोगों के सामने। ख़रीदे के वोट सिंध हाउस, मैं कहता रहा, पहली गलती मैंने आपको बता दी है कि उसी वक्त फिर लीव भी नहीं देनी चाहिए थी, उस वक्त भी खारिज कर देनी चाहिए थी। चलें, ये तो अब उनका काम था ना। आगे आर्टिकल 69 के तहत ये प्रोटेक्शन है, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। सिंध हाउस में जो लोग भेड़ बकरियों की तरह लाए गए, पैसे जो बांटे गए, पैसा बाहर से आया, वो इंडक्ट हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि मैरियट होटल में था, वहाँ को 1.5 करोड़ के करीब उसमें यहाँ सादिक ने गालबन बिल क्लियर किया है। वो पैसे खाना कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है इनको? कोई तो दे रहा है ना, कि जो बैठ के सारे इस प्लॉट का हिस्सा है। और मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट हैं, नवाज शरीफ की और बेनज़ीर सभा की असम्बली डिज़ोल्व करने के 58(2)B इख्तियार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं आप गिरा देंगे, ऐसे नहीं असम्बलियाँ गिरा। तो आर्टिकल 95 में ऐसे नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, याद करिएगा। इसके लिए वजूहात आपको आर्टिकल 17 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो क्या है? मुल्क की सलामती, डिफेंस, और बाहर से पैसा अगर आता है तो वो पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा गंदा है, लंबा प्रोसीजर है। पहले वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करेगी, फिर सेक्शन 212 और 213 है इलेक्शन एक्ट का, वही बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी, तमाम मेंबर जो हैं उस डेट से डी-सीट हो जाएंगे उनका। लेकिन आर्टिकल 95 में जब तक ये वजूहात आर्टिकल 17 के दरमियान जो है ये ना हो, तब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। आप बंदे चंद ख़रीदें, करोड़ों रुपया खर्च करें और गवर्नमेंट टॉपल कर जाए, ये तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये वो मेन आर्गूमेंट है। मैं समझता हूँ ये कोर्ट में आनी चाहिए बात, कोर्ट को डिस्कस भी करना चाहिए। अब चलते हैं आगे पंजाब असम्बली की तरफ लेकर आपको। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम बात जमा हो चुकी है, और मैंने रेलेवेंट आर्टिकल भी हैं आप लोगों के लिए बैकग्राउंड पर चला रहा हूँ मैं, ठीक है ना जी। और यहाँ बैठकर आप समझ सकते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल हैं। एक तो आप अपना स्पीकर के लिए आर्टिकल 112, ठीक है जी, और नहीं ये जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के हवाले से, स्पीकर के हवाले से रेलेवेंट आर्टिकल मैं बैकग्राउंड पे चलाता हूँ। हाँ, ये हैं बुनियादी तौर पर 108 है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से, 109 है इजलास जब बुलाना है, और 105 है, ये 105 की ज़रूरत नहीं है, गवर्नर को अमल दरामद करना है। 112 है असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर, सुबह की असम्बली डिज़ोल्व करने के हवाले से बात है।
130 में कैबिनेट और वज़ीर आज़म को, जैसे वज़ीर सब आर्टिकल इसका 4 है, चीफ मिनिस्टर को मेजॉरिटी के ज़रिए मुंतखब करना है, वो प्रोसीजर सारा दिया हुआ है। ठीक है ना जी। इस तरह बताने का मकसद है कि पंजाब असम्बली के अंदर भी 40 पकौड़े, लुटे नहीं कहते उसको, इसको बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, फ्लोर क्रॉसिंग वारी होटल में, वहाँ सिंध हाउस में होता था वारी होटल में, अब तमाम इदारे खामोश बैठे हुए हैं। ये जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो खर्च किया गया है वो आपको समझना चाहिए ना यहाँ क्यों। अब मैं यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपया दिया यहाँ मैं चलाऊँगा, अरशद शरीफ साहब ने मुझे बताया कौन कौन से बंदे किस किस से मिले, ये वही लोग हैं जो हुकूमत टॉपल करने आए हैं। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए, क्या सबूत चाहिए हमें? इतने इररिफ्यूटेबल सबूत हैं ये कि बहरहाल तकलीफ़ ये होती है। ज़रा वो देख लें पहले। शेयर करते हैं तारीख और टाइम के साथ। वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट मिली है 16 फरवरी 2022 को अमरीकी सफारतकार पीटर जोसेफ मैकशेरी, इन्होंने पीटीआई के रुकने असेंबली नूर आलम खान के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की। 3 मार्च 2022 को अमेरिका के इस्लामाबाद में फर्स्ट सेक्रेटरी हीदर ग्रेस ईटन ने इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, सिद्दीकुल फारूक, मोहम्मद जुबैर, अहमद जवाद और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के साथ मुलाकात की। अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकनिलियो ने 3 मार्च 2022 को लाहौर में हमजा शहबाज के साथ मुलाकात की। इसके अलावा अमरीकी काउंसिल जनरल MNA शाइस्ता परवेज़, MPA कंवल लियाकत, MPA रमज़ान सिद्दीक भट्टी और ज़किया शाहनवाज के साथ उन्होंने मुलाकातें की। इसके साथ साथ अमरीकी काउंसिल जनरल ने 8 मार्च 2022 को लीगी MPA समीउल्लाह के साथ मुलाकात की। इसके अलावा नून लीगी रहनुमाओं MPA सैयदा उज़मा कादरी, 15 फरवरी को MPA राना महमूदुल हसन, MPA अताउर रहमान, राना शाहिदुल हसन, MPA मियाँ साकिब और साबिक MPA राना ताहिर के साथ मुलाकातें की। 7 मार्च 2022 को साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के साथ लाहौर में मुलाकात की। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर, मुमताज़ अली और पीटीआई के मुनहरिफ रुकने असेंबली अलीम खान के साथ भी लाहौर में मुलाकात की। 12 जनवरी 2022 को अमरीकी काउंसिल जनरल कराची मार्क स्ट्रॉ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ मुलाकात की। 4 फरवरी 2022 को अमरीकी काउंसिल जनरल कराची मार्क स्ट्रॉ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवीवाला, 24 फरवरी को बिलावल भुट्टो के मुशीर हारिस गुजदार, वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार अहमद खोड़ो, 26 फरवरी को शहरी रहमान, 11 फरवरी को डॉक्टर आसिम और सैयद तारिक मुस्तफ़ा के साथ भी मुलाकातें की। 10 फरवरी को अमरीकी काउंसिल जनरल कराची मार्क स्ट्रॉ ने MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और 10 फरवरी को नसरीन जलील के साथ मुलाकात की। अमरीकी पॉलिटिकल यूनिट चीफ कॉलिन मेलॉय क्रैम ने MQM पाकिस्तान के जावेद हनीफ खान के साथ भी मुलाकात की। अमरीकी लीगल अताशी सनशाइन एडम्स, नून लीग के रहनुमा डॉक्टर शाम सुंदरावानी के साथ मुलाकात की। 5 और 7 फरवरी 2022 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद खान गबोल के साथ भी अमरीकी लीगल अटैची सनशाइन एडम्स ने मुलाकात की। अमरीकी पॉलिटिकल ऑफिसर एंड्रिया हिलियर ने 21 मार्च 2022 को खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर आतिफ खान के साथ पेशावर में मुलाकात की। इसके अलावा अमरीकी सफारतकार नून लीग के रहनुमा राना तनवीर, पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, MQM पाकिस्तान की किश्वर ज़हरा और PTI के मुनहरिफ रहनुमा राजा रियाज के साथ मुलाकात की। अमरीकी सफारतकार चार्ज डी अफेयर्स ने सहाफ़ी आसमा शराजी, सानिया बशीर, सहाफ़ी मारिया इमरान, नैयर अली, सारा हसन और सहाफ़ी फहद हुसैन के साथ मार्च के दूसरे हफ्ते में। जी, आपने वो सारा देख लिया। अब मैं लेके आऊँगा वज़ीर आला पंजाब की तरफ आपको। 16 अप्रैल को जो इजलास है ना कि इस सारे मामले को देखेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब ये कल 7:30 बजे के हवाले से ये बात सारी होगी, लेकिन सामने आपके मौजूद है दोस्त मोहम्मद मिज़ारी जो हैं और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी बिक गए हैं, वो भी कुछ टिकटें सीटें सारी ले ली हैं और ये लड़ाई जो है ना, घमसान की जंग जो है ना, ये सारी चल रही है। ठीक है ना जी। और जारी इजलास बुलाना, बाकी काम करना, वो सारा आप लोगों के सामने है। मैंने आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है।
ठीक है ना जी, और ताकि आप लोगों को समझ आ सके। टिकटें सारी बिक रही हैं, यानी समझ नहीं आ रही वो MNA की कितनी टिकटें ये बेचेंगे, कितनी ख़रीदेंगे, या खरीदो फरोख्त चल रही है। बहरहाल ये नॉर्मल सी रूटीन है, ये हमारे निज़ाम ऐसा है। और ठीक है ना जी, डिप्टी स्पीकर ने कानूनी माहिरीन से मशावरत की थी और जो बातें हैं अब आपके सामने हो चुका है, मैं उसमें नहीं बात करना चाह रहा। ग्रुप सारे आपने देख लिए हैं जो टूटे हैं। अलीम खान ग्रुप है, असद खोखर ग्रुप है, ठीक है जी, और दोस्त मोहम्मद मिजारी, और इनने भी को गालबन 12 से 15 जो बंदे हैं ना वो सुने हुए हैं, वो मिलाए हुए हैं साथ अपने। और ये क्या करेंगे, ये क्या कौम को लेकर देंगे, आप यही सोच सकते हैं इन्होंने कौम को क्या लेकर देना। माँ सिवाय ख़रीदो फरोख्त और ये इस तरह की बातें, ये इनकी नॉर्मल रूटीन है। अब पंजाब असम्बली का आपके सामने है, वो चाह यही रहे हैं पंजाब में भी कब्ज़ा करें और अपना जो एजेंडा है वो एजेंडा पूरा करें। ये एजेंडा पूरा होता है या नहीं होता, आने वाले दिनों में गहमा गहमी रहेगी, जहाँ आप समझ सकेंगे ये क्या मामलात हैं। चलते हैं, बहुत अहम सवाल थे बोल चैनल के ऊपर जो मैंने बातें की हैं, मैंने कहा वो भी आपको साथ चलाते चलते ताकि आपको समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने कह दी हैं, कुछ दोहरा दी हैं। चलते हैं वहाँ। प्यार और मोहब्बत है, ये जंग में सब कुछ जायज़ है, ये इखलाकियात पाकिस्तानी सियासत में कब से आ गई? तो सर ये फिर आईनी है ये सारा का अमल जो कर रही है हुकूमत। मैंने तो वो बात देखी ना कि हम शायद इखलाक, पाकिस्तानी सियासत और इखलाक, माजरत के साथ पाकिस्तानी सियासत की बुनियाद ही जो है ना ये बद तहजीबी पे, अब यानी एक बंदा कल ये जो सारा आज कुछ आप देख रहे हैं ना, ये तारीखी तौर पर चले जाए, छांगा मांगा में क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए, उस वक्त जुनैद साहब के दौर में क्या हुआ था, ये सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और सबने मिलकर ना तय किया था, आपको पता है क्या तय किया था कि हमने ना ये डिफेक्शन नहीं होने देनी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होने देनी। उसको हालांकि उसको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी, यानी कुछ लोग यहाँ से निकलते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते थे और पार्टी से अलग इख्तियार कर रहे थे, यानी जो तरीकाकार था। और ये यानी आज हम अंदाजा लगाएं कि हम छांगा मांगा से भी पीछे चले गए कि जो मर्जी करो भाई, ये कभी भी मंशा नहीं थी। उस वक्त दो चीजें तय थी, एक ये थी और एक आर्टिकल 52B के तहत बात थी कि 5 साल से पहले असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर रही हैं। आज बदाग हो रहा है, अब अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी लेके चलना चाहिए, जो भी हो रहा है। आप जरा गौर तो करें इस बात पे कि तहरीके इंसाफ के 22 अरकान, और सबने देख लिया अपना सिंधा उसमें जाना। अब ये कहा जाए कि जनाब पैसे से नहीं बड़ा प्यार मोहब्बत आ गया उनको, या जमीन उनका जाग गया है, तो वो मानने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये जमीन जागना था तो बहुत पहले जागता। ये तहरीक आदम एतमाद के ऊपर वोट जमीन क्यों जागा, ये बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। और क्या उनको पता नहीं था कि आर्टिकल 63 मौजूद है, डिफेक्शन की क्लॉज मौजूद है, और डिफेक्शन में लिखा हुआ है कि आदम एतमाद और एतमाद के हवाले से लोग इसको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरह से है, एक तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि वो बाकायदा जो है ना वो रोकता भी है, यानी वो रोकना किस शक्ल में है। मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर को मेरा खरीदने के लिए आ जाए तो मैं कोर्ट में चला जाता हूँ स्टे लेने के, जनाब इसको रोक दें। तो जब उनका स्टे क्या है तो वो जाके खुद कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो उनको वोट डालने से क्यों ना रोका जाए? वो वोट मेरा राइट है, मेरी इमानत है, मेरी पार्टी है, मैंने उनको टिकट दिया है, तो मैं तो उस राइट के ऊपर जा सकता हूँ। अगर उसके बावजूद वो वायलेट करते हैं तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, फॉर सर्टेन पीरियड है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हम एक चीज और भूल जाते हैं कि आर्टिकल 58(2)B जब खत्म किया ना तो उसको 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी मेजर, एक बेनजीर साहब की और एक नवाज शरीफ की, दोनों चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया तो उन्होंने कहा ये क्या, अभी इख्तियार तो दिया हुआ सदर को, जब दिल चाहे मर्जी असेंबलियां डिसॉल्व कर दे। उस पर कदगनें लगाई गई, और पसंद और नापसंद की वजह से नहीं ये मामला हुआ, कदगन लगाई गई। फिर यहाँ तरमीम हमने कर ली, 58(2)B हमने खत्म, को भी जरा मिलाकर पढ़ लें कि तहरीक अजहर साहब आपकी इसी बात पे सर एक सवाल फिर है कि इसका मतलब है कि जैसे 52B में मियां नवाज शरीफ साहब की भी असम्बली उस वक्त हुकूमत गिरा दी गई, फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी गिरा दी गई, तो फिर अदालत ने उस वक्त जो है वो कदगन लगाई। तो आज स्पीकर बैठे बिठाए किसी भी तहरीक अदम एतमाद को अपने ही जो है हुक्म से वो रूल आउट कर दे, तो इस पर भी तो फिर सर कदगन हो सकती है ना कि स्पीकर के पास इतने लामहदूद इख्तियारात कैसे हो सकते हैं?
अच्छा, ये मैं बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ, अच्छा किया आपने ये बात छेड़ ली और आम आदमी को समझना, मैं भी कोशिश करता हूँ सीखने की। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्या? कि वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा पसंद नहीं आया या वज़ीर-ए-आज़म हल्के में काम नहीं किया। आपने ये सुना ना कि मेरे हमारे किसी का आपने सुना हो कि उन्होंने कोई ऐसी एलिगेशन लगाई हो कि जो वाक़ई कोई सब्सटेंटिव हो कि जनाब हमारे हलकों में काम नहीं किया, तो हलकों में काम नहीं किया, वज़ीर-ए-आज़म को गिरा देंगे आप? क्या ये इनकी मंशा थी? आर्टिकल 17 पढ़ लें। आर्टिकल 17 है सियासी जमात बनाने का इख्तियार देता है। सियासी जमात को डिसॉल्व किया जा सकता है कब? जब वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ चले या वो पैसे लेके इस मुल्क के सालमियत के खिलाफ चले, और वो लंबा काम है। और उसमें क्या होता है कि जनाब पहले अपने फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन देनी है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर पार्टी तहलील होगी, अपने 212 सेक्शन 213 इलेक्शन एक्ट का है। तो जब तहरीक एतमाद लगानी तो इसको भी आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ें कि आपको को रीजन देनी है। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूल 36, रूल 37 और रूल 38 है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई गवर्नमेंट से एक खास गलती ये हुई कि असेंबली का इजलास बुला लिया था और साथ ही तहरीक एतमाद दे दी। ठीक है, असम तो सब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पर दे सकती है। अगर इजाजत दे दें, मैं नज़ीर लगारी साहब की बात का जवाब देना पसंद करूं। दीजिए। ये है समझने के लिए, ये खाली हवा में बातें तो हमें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि सबूत कोई नहीं है, अपना ये भी साफी है बड़ी इज्जत के साथ। अंसार अब्बासी ने 17 फरवरी 2000, अभी तो किसी को नहीं पता था ना कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो उनका कॉलम पढ़ लें। उन्होंने अपोजिशन लीडरों का सारी चाल एक एक लिख दी है। ये भी लिख दिया बैरूनी एजेंडा है, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। जो बाइडेन का भी रिसेंटली आप लोगों ने रात में वो अपना क्लिप चल रहा है वो सुन रहे हैं। किसने कहा है कि अब ये मैं अनोखी देख रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि इनके साथ मिलके, गालिबन मौजूदा हुकूमत के साथ मिलके ना, तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट तो बड़ी ठीक ठाक चल रही थी, उसे क्या मिलेगा? अमेरिका के साथ मिलके हालात और वाकयात ऐसे, और वो फेस करते फिर रहे हैं। तारीखी तौर पर चीजें समझनी चाहिए कि हो क्या रहा है। कि इमरान खान ने जो पॉलिसी ली है, रशिया के साथ जाना, एब्सोल्युटली नॉट कहना, इस्लामोफोबिया, वो तो उनके लिए बड़ा एक थ्रेट है, बहुत बड़ी थ्रेट है। और खास तौर पर अगर आपको मेमो गेट स्कैंडल याद हो, यानी जिनकी हम बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में आया था हुसैन हक्कानी। कौन सा दौर था? तो पिटीशन लेके गए थे नवाज शरीफ साहब, मेमो गेट स्कैंडल में सारा कुछ सामने आ गया और अमेरिकी मुदाखलत भी आप लोगों के सामने आ गई थी। ये जो कहना ना कि मुदाखलत हो कोई नहीं है, फिर वही हुसैन हक्कानी 3 फरवरी को मिलता है नवाज शरीफ, 3 मार्च को मिलता है नवाज शरीफ के साथ उधर लंदन में, बड़ी लंबी मुलाकात होती है। फिर 7 को ये मेमो आता है या लेटर गेट स्कैंडल आता है, 8 को तहरीक अदम सामने आ जाती है। तो ये जो आपके बात किया ना, और मैंने क्या कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिस 2 सुप्रीम कोर्ट इस वक्त समाप्त कर रही है, वहीं एक दरखास्त लेके गया था कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एक कमीशन तश्कील दे दिया। 3 मेंबर जिस तरह मेमो में किया है, उस पर एतराज लगा कि आर्टिकल 69 के तहत वो सुन नहीं सकते। अब आर्टिकल 69 के तहत एतराज जब सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला नहीं देखा, चले अब आज खुद नोटिस ले लिया। पहली तो बात है, आज खुद नोटिस बनता नहीं, इसलिए नहीं बनता कि ये पार्लियामेंट के कामों में मुदाखलत है। आर्टिकल 68 के तहत याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर अदालतों के जजेस के बारे में नहीं बात हो सकती, ये लिखा हुआ है कि वहां वो मुदाखलत नहीं कर सकते। इस तरह आर्टिकल 69 के तहत अदालतें भी जो कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर है वो गलत है या सही, वो उन्होंने खुद निपटना है, वो खुद देखें कि क्या करना है। यानी अदालतें इस मामले में बाहर नहीं जा सकती और आर्टिकल 69 का बहुत क्लियर है। हम जो बात करें, जो हालात अभी चल रहे हैं इस वक्त, आर्टिकल 69 की इंटरप्रिटेशन है। सदर मुल्क की तरफ से आर्टिकल 184 का इतराज भी उठा लिया गया। फिर ये भी बाकायदा पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से आ गई कि जनाब इसके सबूत हमारे पास मौजूद है, जिसका एक कमीशन तश्कील दे दिया जाए, हालात और वाकयात आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 63 वाला मामला आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो डिसाइड अभी तक नहीं हुआ। और आपने 40 जो है ना, जो इखलाक की बातें कर रहे हैं, 40 पंजाब असेंबली के अंदर है, तो और डिफेक्शन क्या होती है? डिफेक्शन ये होगी जाके वोट डालें, भाई वो डिफेक्शन तो रोक रही है। 22 वहां पर अपना वफाक के अंदर, अब क्या बात, यानी वफाक के अंदर वो बाकायदा आकर वोट डाल के, हालांकि वो गैर कानूनी इजलास था, वो तो डिफेक्शन होगी उनकी। अगर देखा जाए तो वो डिफेक्शन होगी, इस्तीफे ने उनसे निकाले बाहर, क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। और पंजाब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये पाकिस्तानी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोग बाकायदा क्या लाना चाहते हैं यहाँ पर, गॉड फादर या सेल माफिया का। ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, हमने जो बना रहे हैं, ये कौन सी जमहूरी रवायत है? जमहूरियत में इसका नाम है कि पैसे दें, बाहर से लोगों को पकड़े और आकर आप गवर्नमेंट टॉपल कर दो। और ये इल्जाम कितने संगीन है, यानी आप इसमें आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की क्या ऐसी जल्दी है? कल ले आइएगा, बाद में ले आइएगा, अभी क्यों लेके आ रहे हैं? देखिए, आप पहली तो बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बिल्कुल इजाजत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको खाली नहीं पढ़ना, आर्टिकल 17 के साथ पढ़ना है। आर्टिकल 17 सियासी जमातों का था मुल्क की सालमियत।
यानी पैसों के हवाले से, वो काम है लंबा। पार्टी को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट देके फिर आप पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी। यहाँ ऐसे हालात हैं कि क्या वज़ीर आज़म को कपड़े पसंद आ गए या वज़ीर आज़म ने कोई काम अच्छा नहीं किया, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसका तरीकाकार क्या दिया है, रूल्स में दिया हुआ है। हम खाली आर्टिकल 95 को आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। रूल 36, 37, 38 आता है कि जब मूव आती है, यानी मूवमेंट जब आएगी, तो मूव जब आएगी उस पर पहले इजाजत देनी है, लीव देनी है, फिर लिखा डिस्कशन। अब डिस्कशन क्यों लिखा है, इसका मतलब वजूहात देनी होंगी कि क्यों ला रहे हैं आप। और वैसे भी अगर तहरीक अदम एतमाद अगर आप देखते हैं, अगर मुझसे पूछते हैं तो ये तहरीक अदम एतमाद वैसे ही गैर कानूनी है। किस तरह गैर कानूनी है, गैर आईनी है कि ये असेंबली के इजलास के साथ डाल दी गई थी। असेंबली का इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद साथ आ गई थी। ये पेश कब होनी थी, जब असेंबली का इजलास हो। चले फर्ज करें ऐसा हो गया, असेंबली का इजलास बुला लिया गया, ये 25 को पेश हुई, 25 से अगर 7 दिन के अंदर फैसला करना, वो तो 2 अप्रैल को गुजर गया। असेंबली का इजलास, आपका असेंबली का इजलास और वोटिंग 3 को ही है, ये तो वैसे ही अवेट होगी। अगर मुझसे पूछते ये वैसे ही अवेट होगी। और दूसरा, रूलिंग का इख्तियार उसके पास, अगर 36-37 को देखे, उसने वजूहात रखी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फवाद चौधरी ने डिटेलें देखी और मुल्क की सालमियत का खतरा आया, आर्टिकल 9(5) की बात आ गई। इसे डरने की क्या बात है? अभी तक किसी ने आकर ये नहीं कहा, अब आके कह रहे हैं कमीशन बना ले। ओ भाई, इतने दिनों से ये मामला यह था, वफाकी हुकूमत का भी कसूर है, उन्होंने अभी तक बगावत के मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए कि ये बाकायदा एक चलती हुई गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पैसे लेकर तोड़-फोड़ करके आप गिराना चाहते हैं। आपको कमीशन भी तश्कील देना चाहिए इस हवाले से, और ये मामला छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक, यहाँ अगर वाकई जमहूरियत पसंद है, आप चाहते हैं मुल्क की सालमियत रहे, इतने बड़े इल्जाम आ जाए तो वहाँ बाहर के मुल्क में लोग बड़ा सीरियस लेते हैं। हमारे हो तो डिफेंड करते फिर कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं, तहरीक अदम वापस लेते, वो कहते हैं एक कंसेंसस के साथ कि जनाब हम पहले इसकी एक तहकीकात करा लें। ये तो सर जी, आपने ये सारा प्रोग्राम देख लिया। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।